Hello, my dear friends. Once again, I'm before you to teach you some important rules. So, okay, so it is a very, it is very necessary for you to pay attention, right? देखो यहाँ, I'm writing a question. He as well as I honest. Okay, here's a question. He as well as I dash honest. अब यहाँ पे आप बताओ सेंटेंस में क्या आएगा, is या am या are. Okay. He as well as I fill in the blank honest. अब देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि नाउ हियर देयर आर टू सब्जेक्ट्स ही एंड आई बोथ आर जॉइंट बाय एज वेल एज. ओके, इन दिस केस हमें यहाँ पे क्या लेना है. अब देखो अगर आई है तो यहाँ पे आप एम लोगे, या फिर अगर ही है तो यहाँ पे इज लोगे, और अगर बोथ को लेते हो ही एंड आई दो हो गए मोर देन वन तो फिर हम आर लेते हैं. ठीक है, तो तीन एस्पेक्ट से आप देखोगे तो तीनों हिसाब से सही लग रहे हैं. ठीक है, ही के लिए देखो इज आता है, आई के लिए हम क्या लेते हैं एम लेते हैं, और अगर दोनों सब्जेक्ट को कंसीडर करोगे दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं तो फिर क्या लोगे आर. ओके, तो नाउ यू आर इन अ गो नो गो सिचुएशन. आप कश्मकश में पड़ गए ना, क्या फिर क्या लेना है बताओ, क्या इसका आंसर आना चाहिए. है जो कुछ भी आप आंसर सोच रहे होगे, पर देखो मैं बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा. अब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक रूल याद रखना होगा. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इसे याद रखना हमेशा ताकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लो. द रूल इज, कुछ कनेक्टर्स होते हैं. देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया था एज वेल एज. ओके, एज वेल एज से हमें दो सब्जेक्ट ज्वाइन करना है. ओके, एज वेल एज, दूसरा है अलोंग विद. इस तरह से और भी हैं कनेक्टर्स. अलोंग विद, फिर क्या है टुगेदर विद, या फिर इसकी जगह पे आप ये भी रख सकते हो विद या विदाउट. सारे वर्ड्स मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. इट मीन्स एक थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे. ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ एज वेल एज के साथ होने, इसी तरह और भी वर्ड्स होंगे, कोई सा भी एक वर्ड हो इनमें से सबका रोल एक ही होगा. ओके, तो देखो विद, विदाउट, लाइक या अनलाइक, ये सारे कनेक्टर्स हैं. accompanied by, in addition to, or rather than, and not. इन शब्दों को गौर से देखो और इसे याद कर लो कि जब इन शब्दों से दो सब्जेक्ट्स, ओके, when the two subjects are joined by these words, subject वन, यहाँ मैं ले लूँ इसे subject वन है ये, और ये क्या है subject टू. ओके, और ये दोनों को आप कनेक्ट करना है verb से verb. तो याद रखो कि if the two subjects S1 and S2 are joined by the following words, then in this case the verb must agree with the first subject. The verb must agree with the first subject. It means you have to see which subject, the first one. Okay, और ऐसे केस में हमें सेकंड सब्जेक्ट को नहीं लेना. Now the point is clear. तो यहाँ देखो, look at the question. The question says he as well as I fill in the blank. फिर लिखो honest. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ना. तो देखो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है, S1 जो है यहाँ पे ही यूज़ किया गया है. ओके, सब्जेक्ट वन जो है ये ही है, और सब्जेक्ट टू क्या है आई. ओके, तो इन दिस केस वर्ब किससे एग्री होता हो, द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन. तो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ही, देयरफॉर ही के साथ क्या आता है बोलो, ही के साथ हम इज नहीं लेते. ही के साथ क्या है, ही के साथ तो इजी लेते हैं ना, एम नहीं लेंगे और आर नहीं लेंगे. इट मीन्स द आंसर इज इज. ओके, अब देखो द राइट सेंटेंस इज he as well as I is honest. It doesn't sound good. पढ़ने में देखो सीन लग रहा है ना, आप या तो I am honest बोलोगे या फिर दो को लोगे and लेंगे, है ना, और वो सेंटेंस गलत हो जाता है. आपको सिर्फ याद रखना है कि हम फर्स्ट वाले को फॉलो करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही देंगे. बस ये वर्ड याद है कि इन शब्दों के साथ
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहूँ द टीचर along with all students, the teacher along with all students are playing cricket. Look at this sentence और इसको सही करो. तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी कि दो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्वाइन क्या है along with से, राइट. और द फर्स्ट वन इज द टीचर एंड द सेकंड वन इज ऑल स्टूडेंट्स. ओके, द रूल सेज कि जब दो सब्जेक्ट इनसे ज्वाइंट हो तो हम किससे लेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट को लेंगे. इट मीन द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द टीचर एंड फॉर द टीचर वी हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब हियर इज. बात समझ में आई? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. ओके, यू प्लीज लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली और आपको आंसर देना है. द मैनेजर together with all staff has successfully completed इस सेंटेंस में क्या आप बता सकते हो कि कौन से पार्ट में एरर हो सकता है, कहाँ पे एरर है? पहले सेंटेंस को पढ़ो. द मैनेजर टुगेदर विथ ऑल स्टाफ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर वर्क. बताओ इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. लुक एट here the first subject is the manager and the second one is staff. अब आप यहाँ पे कहोगे all है तो all के साथ तो ये साथ है ना, all students, all teachers, ठीक है, all the chairs, all the people, है ना. अब यहाँ पे जो वर्ड है staff, याद रखो staff में हम s का यूज़ नहीं करते हैं. अगर एक हो तो भी staff बोलोगे और all हो तो भी staff कहेंगे, ठीक है. तो staff का प्लूरल staffs नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, all staff. और ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ये ज्वाइन किससे हैं, टुगेदर विथ से, राइट. तो यहाँ पे एक कनेक्टर ये यूज़ किया गया है टुगेदर विथ, ये दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए. और ये रूल आपको अच्छे से पता है कि जब दो सब्जेक्ट टुगेदर विथ से हो या विद और अलोंग विथ से ज्वाइंट हो तो हम फर्स्ट वाले को लेते हैं. तो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैनेजर. ओके, तो मैनेजर के लिए हम क्या लेंगे, मैनेजर इज सिंगुलर. यहाँ पे एक मैनेजर की बात हो रही है तो एक मैनेजर, तो हमने यहाँ पे वर्ब क्या लिया बताओ, हैज़. ये ना, अगर यहाँ मैनेजर्स वर्ड होता तो फिर हम क्या लेते हैं यहाँ पे बताओ, फिर हम यहाँ पे लेते हैं हैव, यही ना. तो देखो मैनेजर है तो हैज़ है, तो क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? आप कहोगे सही है, पर देखो मैनेजर के साथ तो हमने हैज़ दिया है, हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड. अब यहाँ पे देखो एरर, यहाँ पे देयर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम बात एक मैनेजर की कर रहे हैं. तो एक मैनेजर के लिए क्या लोगे, हिज वर्क या हर वर्क दैट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस. ओके, बट ये हियर यू हैव टू टेक हिज, नॉट देयर मीन्स मोर देन वन, ज़्यादा की बात हो रही. ओके, कोई कन्फ्यूज़न? अब एक सवाल ये है कि आखिर हम फर्स्ट वाले को ही क्यों लेते हैं, सेकंड वाले को क्यों नहीं लेते हैं, फर्स्ट वाले को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो देखो मैं इस तरह समझाऊं, मैं कहूँ कि यू along with your friends, brothers and sisters, okay, are invited to attend the party. क्या मैं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स सबके साथ आपको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है. मैं आपको जानता हूँ, आपके दोस्तों को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ पार्टी में आओगे, ठीक है. आप सभी को इनवाइट करता हूँ, तो आप आओगे और साथ में किसे लेकर आओगे, बाकी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, भाई बहनों को लेकर आओगे, ठीक है. तो बाकी लोग तो आपके साथ आ रहे हैं ना, सेंटेंस जाना जाएगा सिर्फ आपसे, द फर्स्ट सब्जेक्ट से. द फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो, आप हो, बाकी लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो यू अलॉन्ग विथ बाकी साथ हो गए. इसीलिए द सेंटेंस है ना, हियर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है इसके है ना, द फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर, और बाकी लोग साथ हो गए,
टुगेदर विद ऑल स्टाफ। तो ये पूरा सेंटेंस जाना किससे जा रहा है, मैनेजर से, राइट। देयरफॉर हम जो सब्जेक्ट है ये वर्ब जो एग्री किससे होगा, तो सब्जेक्ट से। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अब ध्यान ये रखना है कि जब सब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हो फर्स्ट वाले को, तो पूरे सेंटेंस में जो बात होगी वो किसकी होगी, फर्स्ट इसी की होगी, ठीक है। इसीलिए हमने मैनेजर के अनुसार यहाँ पे क्या लिया था, हैज़। और जब आपने हैज़ भी लिया तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हैज़, ओके। और आगे भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो फिर उसी के अनुसार हम पूरे सेंटेंस को कैरी करेंगे, नहीं तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स थे, है ना। फिर से अच्छे याद रखो कि यहाँ पे एज वेल एज हो या अलॉन्ग विद हो या टुगेदर विद या सिर्फ विद या विदाउट हो। जैसे मैं कहूँ द डॉक्टर विद द नर्सेज, मैं क्या कर रहा हूँ, द डॉक्टर विद ऑल नर्सेज। एक तरफ देखो डॉक्टर है और दूसरी तरफ क्या, ऑल नर्सेज हैं, और बोथ आर जॉइंड बाई विद, ठीक है। अब जो हम वर्ब लेंगे वो बताओ आपके डॉक्टर के अनुसार लेंगे या फिर नर्सेज के अनुसार लेंगे। तो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज डॉक्टर, देयरफॉर आप डॉक्टर के अनुसार लोगे कि द डॉक्टर along with all the nurses was absent। was absent, was क्यों ले रहा हूँ, चूँकि डॉक्टर सब्जेक्ट है। चलो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे विद हो या विदाउट हो, लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाई, इन एडिशन टू, रादर देन, इस तरह से जितने भी वर्ड्स हो इस केस में हम फर्स्ट वाले को लेते हैं। ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरा रूल सिखाता हूँ। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट रूल। Not only you but I। Okay, so now the next subject is not only you but dash। अब यहाँ पे आई के बाद आपको बताना है कि आई इज, आई एम या आई आर, विच वन। इससे पहले मैंने जिन्हें पढ़ाया था रूल्स ना, जो कनेक्टेड दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं उनमें से तो ये वर्ड नहीं है। यहाँ पे देखो ये वर्ड बदल गए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो है। तो सबसे पहले मैं इसका रूल सिखा दूँ। जब दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट हों, किससे, नॉट ओनली और क्या है, बट ऑल्सो। इसी तरह से इधर और इसी तरह से होता है नीदर नॉर, और सारे वर्ड देखो मैं इकट्ठा करके आप ही ले दिया है ताकि एक नज़र में एट ए ग्लांस सारे वर्ड को रिवाइज कर सकते हो, सीख सकते हो। सबके साथ वही रूल है। The first one is not only but also. The second one is either or, neither nor, whether or, not but, या फिर सिर्फ क्या और इनसे दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होंगे। अब बहुत सारे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ आपको नहीं पता होगा, इधर नीदर का यूज़ नहीं पता होगा, राइट। तो वो एक अलग से पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। वो एक कंजक्शन, एक टॉपिक है, कंजक्शन में सिखाया था इनका यूज़। अभी बहुत बेसिक चीज़ है जो आप याद रखो कि इनके बाद अगर कोई दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट हो तो हमें कौन सा लेना है, इज़ लेना है, आर लेना है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसके जगह पे आर लिख देते हैं, आर की जगह पे इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसको आपको सही करना होता है, ठीक है। आप उसको एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि ये रूल आपको नहीं पता है। अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सारी वीडियो इस तरह से वॉच करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीख जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आप सारे एरर पढ़ती आप दिख जाएगा, वो एरर आप डिटेक्ट कर लोगे। तो देखो एक सब्जेक्ट यहाँ पे होगा नॉट ओनली के बाद, और दूसरा क्या होगा, बट आल्सो के बाद, दो सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी होगा, मैं ऐसे कर दूँ, ओके। इट मीन्स नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट बट आल्सो के बाद। तो सिमिलरली क्या है, इधर के बाद एक सब्जेक्ट ले लो और दूसरा और के बाद। वेरी सिमिलरली नीदर के साथ भी इसी तरह लिख लो, नीदर सब्जेक्ट, फिर नॉर के बाद एक सब्जेक्ट रखो, या वेदर सब्जेक्ट यहाँ भी और नॉट के बाद एक बट के बाद, ठीक है।
तो इस केस में जो आपको इसके बाद जो वर्ब यूज़ करना है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है कि हम वर्ब S2 को लेंगे या S1 को लेंगे या दोनों के अनुसार लेंगे। तो इन दिस केस द वर्ब मस्ट बी, है ना, मस्ट एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। हियर द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज S2, राइट। और इस केस में हमें S1 को नहीं लेना। अभी इससे पहले जो आपने रूल पढ़ा था तो हम उसमें क्या ले रहे थे, फर्स्ट वन वाले को ले रहे थे। इसका जस्ट वो अपोजिट रूल देखो यहाँ पे ये है कि अगर ऐसे वर्ड्स हों, ये कनेक्टर्स हों, तो हम सेकंड वाले को लेंगे। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, ओके। एक एग्जांपल से समझो। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन तो दिया था ना आपको कि नॉट ओनली यू बट आल्सो आई। अब देखो द सेकंड सब्जेक्ट इज यहाँ आई है और फर्स्ट वन क्या है, यू। लेना हमें किसी सेकंड वाले को, तो आई के साथ क्या आता है, एम। तो द राइट आंसर इज आई, ठीक है। वन और टू, arrested। चलो आप बताओ, वन और टू डैश अरेस्टेड। तो यहां बताना है आपको कि वाज आएगा या वर आएगा। तो यहाँ पे देखो, जो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जा रहा है वो कनेक्टर किया और आपने और का रूल पढ़ा है कि और हो या आइदर और हो या नाइदर और हो, तो हम किसको लेते हैं, सेकंड वाले को, बाद वाले को, जो सब्जेक्ट जो वर्ब से नियरेस्ट हो। तो हमें ऐसे वर्ब्स को लेना है जो उसके सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट हो। तो इसके नज़दीक सबसे सब्जेक्ट कौन सा है, बोलो, ये है ना, ये तो काफ़ी दूर है, तो हमें इसे नहीं लेना, लेना किसे, फर्स्ट वाले को। अब यहाँ पे देखो, अरेस्ट हुए, कौन अरेस्ट हुए, बंदे हुए, क्रिमिनल है, क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया होगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो क्रिमिनल्स हैं। द फॉर टू क्रिमिनल्स यू विल हैव टू टेक वर, ओके। तो हियर द राइट आंसर इज वर। वन और टू वर अरेस्टेड। बात समझ में आ रही होगी आपको। नाइदर द टीचर nor students present in the classroom। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, इज या आर। बोलो। Neither the teacher nor students present in the classroom। ना टीचर और ना स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं। तो देखो, द सेकंड सब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स, नीदर नॉर से जब ज्वाइन किया, सेकंड वन इज, एंड फॉर स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक आर, ओके। तो द राइट आंसर इज आर, ठीक है। Whether you get married now or you remain unmarried whole life, your problem। Answer this question। Whether you get married now, या तो आप अभी शादी कर लो, और you remain unmarried whole life, या तुम पूरे जीवन कुंवारे रहो, डैश इज या आर योर प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है। तो देखो, आसान आसान जब सब्जेक्ट्स होते हैं तो आसान होता है आंसर देना।
पर यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्लोज है, यू गेट मैरिड नाउ, और दूसरा पार्ट क्या है, यू रिमेन अनमैरिड ऑल लाइफ। अब यहाँ पे आपको बताना है इज आएगा या आर आएगा। आई एम गिविंग यू 10 seconds टू थिंक ओवर इट, ओके, एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन प्लीज। अब देखो आप क्या सोच रहे होगे, आप क्या आंसर दे रहे होगे, अब मैं क्या देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे जो सेंटेंसेस ज्वाइंट हैं वो किससे, विदर, और इसके बाद क्या था, और, ठीक है। इसका भी आपने रूल पढ़ा है, जिस तरह से नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इसी तरह से वेदर और का ही मैंने बताया था कि जब दो सेंटेंसेस या दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट हो, इन दिस केस द वर्ब मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट सबसे नज़दीक होगा वर्ब के, उसी के अनुसार आपको ये लेना है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, वेदर और है, और से पहले देखो ये है, और के बाद भी ये, ठीक है। तो और से पहले क्या है, मैं सर रेड इंक से कर दूं, ठीक है। क्या है, वेदर यू, रेड कलर है ये, वेदर यू गेट मैरिड, है ना, नाउ, ये पूरा देखो एक पार्ट है, ओके। और दूसरा क्या है, यू रिमेन अनमैरिड होल लाइफ, दूसरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है ना, होल लाइफ, यहाँ तक पूरा पार्ट ये, ओके। अब इन दोनों में देखना किसे है, नियरेस्ट वाले को। तो नियरेस्ट क्या है बोलो वर्ब के, ये यू रिमेन अनमैरिड होल लाइफ। अब ये पूरा एक क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका आंसर इज योर पर्सनल प्रॉब्लम, समझ गए। यहाँ पे हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, इज लेंगे। क्यों इज लेंगे, अब देखो यहाँ पे जो मैंने वर्ब लिया है रिमेन, ये रिमेन किसके लिए आ रहा है, यू के लिए आ रहा है, कि यू रिमेन अनमैरिड। अब यू रिमेन अनमैरिड होल लाइफ, ये पूरा एक क्लॉज है, इसके लिए भी एक हमें वर्ब चाहिए, तो वो वर्ब क्या है, इज। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। देखो जैसे मैं कहूं वेयर यू आर गोइंग इज नॉट नोन टू मी, इज नॉट नोन टू मी, ओके। अब देखो यहाँ पे एक यू है और यहाँ पे एक इज है ना। तो यू के साथ क्या आता है बोलो, आर, हमने तो लिया यू आर, वेयर यू आर गोइंग, यू के साथ तो आर ही आता है, लेकिन बाद वाला पार्ट क्या है, वेयर यू आर गोइंग, ये पूरा एक क्लोज कहलाएगा, ठीक है। तुम जहाँ कहीं भी जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, कई लोग कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, अगर वेयर आर यू कर दोगे तब तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसी और वीडियो में मैं इसका रूल सिखा दूंगा कि इनडायरेक्ट का क्या रूल होता है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है, इसलिए हम देखो वेयर के साथ क्या लिया, सब्जेक्ट लिया हमने, वेयर सब्जेक्ट देन वर्ब, राइट। और वेयर यू आर गोइंग ये पूरा एक क्लॉज है, जहाँ कहीं भी तुम जा रहे हो, ये मतलब हुआ। इज़ नॉट नॉन टू मी, ये मुझे नहीं पता कि कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो इस पूरे के लिए क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे वर्ब लिया है, ठीक है। मैं कहूँ कि व्हाट योर फादर इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ हियर देयर आर टू इज, ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ व्हाट योर फादर इज, जो कुछ भी आपके पापा हैं बाई प्रोफेशन, इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, टू अंडरस्टैंड मतलब। तो एक तो आ गया कि व्हाट योर फादर इज, फादर के साथ हमने इज लिया, फिर दूसरा इज क्या ले रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो आपको। व्हाट योर फादर इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या आपको ये सेंटेंस गलत लग रहा है? देखो अब ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि दो बार इज क्यों आया, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, राइट। द फर्स्ट इज यूज फॉर फादर, योर फादर इज, देखो ये सब्जेक्ट है तो हमने इसके लिए क्या लिया, वर्ब लिया, योर फादर इज, तुम्हारे पापा। व्हाट योर फादर इज, जो कुछ भी तुम्हारे पापा हैं, ये मतलब हुआ, ठीक है। अब दूसरा जो इज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये पूरे इसके लिए आ रहा है, व्हाट योर फादर इज, ये पूरा सब्जेक्ट है, एडवर्बियल सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो कुछ भी तुम्हारे पापा हैं वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इज आया दो। अब अगर मैं यहाँ पे योर फादर को हटा के मैं ऐसे लिख दूं, what you are is too difficult to understand, is too डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ इस भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। आप बताओ आर क्यों आ रहा है, यू के लिए आ रहा है, और इस क्यों, ये पूरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ व्हाट आई एम इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो देखो आई ले रहा हूँ तो मैं एम ले रहा हूँ और फिर उसके बाद इज ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब सब्जेक्ट रखोगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे वर्ब यूज़ करना होगा। यू है तो आर, आई है तो एम, शी है तो इज, दे है तो आर, योर फादर है तो इज, राइट। लेकिन जो दूसरे वर्ब ले रहे हो वो किसके लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। Now I'm giving you 2 more sentences, right? And you have to solve them at a glance. Not you, but I मैं 2 सेंटेंस लिखा हूं, आप बताओ इन दोनों में कौन सही है। बोलो। द फर्स्ट सेंटेंस इज कि नॉट यू बट आई आर हैप्पी, एंड द सेकंड वन इज यू एंड नॉट आई एम हैप्पी। बच्चों को सिर्फ दिक्कत वर्ब लेने में दिक्कत होती है, एम लूँ, इज लूँ या आर लूँ, क्या लूँ यहाँ पे। और ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है ना, दिक्कत होने लगती है। अब मैं बताऊँ, देखो तो आपको मैंने इससे पहले 2 रूल पढ़ाया था, फिर से मैं रिकॉल करूँ आप उसे। पहला क्या था कि जब 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज से ज्वाइंट हो, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विथ, है ना, अकम्पनीड बाई, तो क्या लेते हो इस केस में, फर्स्ट वाले को लेते हो, जिसमें मैंने एक लिखा था एंड नॉट। देखोगे लास्ट में एंड नॉट भी लिखा होगा। इस केस में हम किसे लेते हैं, फर्स्ट वाले को लेते हैं। और दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और ऐसे हो, जिसमें मैंने एक लिखाया था क्या, नॉट बट भी लिखाया था। तो नॉट बट के साथ हम किसे लेते हैं, नियरेस्ट वाले को लेते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले में रूल क्या है, सेकंड वाले का, तो सेकंड में क्या आई के सर क्या लेंगे यहाँ पे, एम लेंगे, एंड द सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू एंड नॉट आई। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट वाले को लेते हैं, सब्जेक्ट को, फर्स्ट में क्या है, यू है, तो यू के लिए क्या लोगे, आर। ठीक है, अब अगर ये रूल आप याद ना कर सके तो फिर क्या करोगे, फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो इसका आसान तरीका है, आप ऐसे याद रखोगे, जिस सब्जेक्ट के पहले नॉट आए उसे हमें नहीं लेना। नॉट मतलब नहीं लेना, नॉट मीन्स नहीं। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, हियर देयर आर 2 सब्जेक्ट, द फर्स्ट वन इज यू एंड द सेकंड वन इज आई, राइट। 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, आप मुझे बताओ कौन से सब्जेक्ट के पहले नॉट है। तो देखो यू से पहले नॉट है, तो नॉट यू का मतलब यू को नहीं लेना, नॉट मतलब नहीं लेना। ओके, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ आई के लिए क्या लोगे, एम। सिमिलरली सेकंड वन को देखो आप, और आप आंसर बताओ। यहाँ पे क्या है, यू एंड नॉट आई। देखो नॉट किसके पहले है, आई के पहले है, तो आई को नहीं लेना, बचा क्या, यू, और यू के लिए क्या लेते हैं, आर। ठीक है, तो वैसे भी याद रखो कि जिस सब्जेक्ट के पहले नॉट आए उसे हमें नहीं लेना। ओके, मैं कहूँ नॉट यू बट आई एम टीचिंग, हु इज टीचिंग यू, आई एम टीचिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नॉट यू, आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बट आई एम टीचिंग। तो इस तरह से ये 2 इम्पोर्टेंट रूल्स थे। मुझे उम्मीद है कि ये रूल आप समझ गए होंगे, मैं कई एग्जाम्पल देकर आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से सुनो यहाँ कि जब सेकंड वन जो मैंने रूल सिखाया ना, नॉट ओनली बट आल्सो वाला, नीदर नॉर, कि उस केस में किसे लेना है, नियरेस्ट वाले को लेना है। अब अगर सेकंड सब्जेक्ट को ले रहे हो तो पूरे सेंटेंस में बात उसी की होगी, याद रखना। तो उसी के हिसाब से सब कुछ चेंज करना होगा। जैसे फर्स्ट वाले के अनुसार हमने फर्स्ट वाले को चेंज किया था। ठीक है, कि द फर्स्ट सब्जेक्ट जो था ना एज वेल एज से ज्वाइंट हो, तो उसके अनुसार अब इज एम आर ले रहे थे, और उसी हिसाब से हिज और माई का यूज़ कर रहे थे, है ना। ठीक है, अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, English is spoken or the English are
humble. Now here there are two sentences. देखो एक में मैं क्या ले रहा हूँ, इंग्लिश इज बोल रहा हूँ, और दूसरे में क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश आर बोल रहा हूँ, और दोनों सेंटेंसेस सही हैं. बताओ कैसे. इंग्लिश इज और इंग्लिश आर, बट द डिफरेंस इज द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. इंग्लिश भाषा की बात हो रही है. अंग्रेजी कैसी है, अंग्रेजी को बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, ये मतलब हुआ ना. और इंग्लिश के पहले यहाँ पे देखो क्या है, द लगाया मैंने. तो जैसे इंग्लिश द है यहाँ पे, फर्स्ट में क्या है, इंग्लिश इज, और दूसरे में क्या है, इंग्लिश, द इंग्लिश आर. यहाँ पे इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरी इंग्लिश का मतलब क्या है, बोलो, द ब्रिटिशर्स. ओके, इंग्लिश इज स्पोकन और दूसरा क्या है, द इंग्लिश आर हम्बल. ओके, तो यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब क्या है, द ब्रिटिशर्स. क्लियर. ऊपर वाले में सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, और नीचे में क्या, अंग्रेज़ों की बात हो रही है. अंग्रेज़ कैसे हैं, हम्बल हैं, मॉडेस्ट हैं. ओके, इट मीन्स, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जब किसी सब्जेक्ट के पहले आप द लगा दो या उसके पहले माई, योर, हिज रख दो, तो मीनिंग डिफरेंट होता है, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, राइट. फिर कहने वाला कह कुछ और है, उसके इंटेंशन को समझना होगा. फिर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ओके, और मैं इसे एग्जाम्पल समझाऊँ. जैसे मैं कहूँ, देखो, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. वेयर एज द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बोलो, माई मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब देखो दोनों में सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है. फर्स्ट वाले में हमने इज लिया है और दूसरे वाले में हम आर ले रहे हैं, और ये लेने के भी बावजूद ये दोनों सेंटेंसेस सही हो रहे हैं. ठीक है. अब जो बिगनर्स होते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होगी, वो वर्ब लेने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, कभी इज आ रहा है कभी आर आ रहा है. तो ये आपको समझना होगा कि हम इज कब लेंगे और आर कब लेंगे. देखो इसका मतलब समझो. ऊपर वाले में देखो क्या, मैथमेटिक्स इज, यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की कर रहे हैं, राइट. ये एक सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इज. लेकिन यहाँ देखो मैंने मैथमेटिक्स से पहले क्या लिया, माई. जिस तरह मैं अभी कहा था ना कि इंग्लिश से पहले मैंने क्या लिया था, दे इंग्लिश. यहाँ पे क्या, मैथमेटिक्स से पहले मैंने यहाँ माई ले लिया. तो अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा. इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, सुनो. माई मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि हाँ ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि माई मैथमेटिकल एबिलिटीज़. क्या है, माई मैथमेटिक्स का मतलब माई मैथमेटिकल एबिलिटीज़. बात किसकी हो रही है, एबिलिटीज़ की, कैलकुलेशंस की, राइट. कुछ लोग बड़े फास्ट कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, बहुत. तो यहाँ पे क्या, माई मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात हो रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात हो रही है, राइट. एंड फॉर दिस, फॉर एबिलिटीज़ या कैलकुलेशन, यू विल हैव टू टेक आर, राइट. अगर वाज वर तो वर लोगे, इट मीन्स प्लूरल वर्ब लोगे. बात समझ में आ गई. लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है कि मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसी तरह से इसमें देखो मैंने माई लगाया था, अगर माई की जगह पे आप क्या रख दो, योर. माई, योर, हिज, हर, वंस, इट्स, आवर, देयर, ये कोई सा भी वर्ड रख दो, सारे के साथ वही रूल है. ठीक है. कह सकते हो माई मैथमेटिक्स, आप कह सकते हो योर मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. हिज मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर. ओके. मैं कहूँ माई फ्रेंड्स मैथमेटिक्स, देखो फ्रेंड में मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा दे रहा हूँ, माई फ्रेंड्स. ठीक है. माई फादर्स मैथमेटिक्स, माई मदर्स मैथमेटिक्स, माई फादर्स इकोनॉमिक्स. लेकिन ये किसके साथ वैलिड है, जिन सब्जेक्ट के लास्ट में ICS आए, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना. इससे बहुत सारे एरोनॉटिक्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट्स जिसके लास्ट में क्या होता है, ICS होता है.
तो इसे याद रखना है, सिंगुलर भी हम कंसीडर करते हैं और प्लूरल भी करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस की, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस यू विल हैव ट्राइड। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। इफ आई से न्यूटन्स फिजिक्स, क्या बोलूं मैं? न्यूटन्स फिजिक्स। देखो न्यूटन में अपोस्ट्रोफिस लगा रहा हूं और न्यूटन्स फिजिक्स बोल रहा हूं। अब आप बताओ वास कहोगे या वर कहोगे? तो न्यूटन्स फिजिक्स मीन्स फिजिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, न्यूटन्स के फिजिक्स की बात हो रही है, तो न्यूटन्स फिजिक्स वर क्या बोलोगे? और अगर इज आर हो तो उसमें आर लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ फिजिक्स हो तो फिजिक्स इज कहोगे आप। क्लियर? मैं कहूँगी हिज, सुनो यहाँ, हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिक्स, तो कहेंगे हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री आर डर्टी। तो हम बात सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ पॉलिटिक्स इज ओके अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इस तरह से यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ आप इज भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी। दैट डिपेंड्स ऑन, है ना, कि आप कहना क्या चाह रहे हो, सब्जेक्ट की बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। ये जो रूल सीख रहे हो ये फॉर्मल रूल्स हैं, ठीक है, जो ग्रामर के रूल्स बने हुए हैं। वैसे तो इनफॉर्मल में लोग कुछ भी बोल देते हैं, आप समझ जाते हो, ओके। वो तो एक तरीका हमें सिर्फ कम्युनिकेट करने का। अब देखो, अगर मैं कहूँ इंडिया इज़ और दूसरा मैं कहूँ इंडिया आर, तो जैसे ही आप देखोगे इंडिया आर, आप तुरंत कहोगे ये सेंटेंस तो गलत है। मैं कहूँ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और दूसरा मैं कहूँ कि इंडिया आर इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। दो सेंटेंसेस हैं। अब जो स्टूडेंट्स बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं इंडिया इज, वो कैसे समझ पाएंगे कि इंडिया आर क्या होता है? वो तभी समझेंगे जब पूरे सेंटेंस का मतलब समझेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया कैसा देश है? एक विकासशील देश है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? इंडिया इज़ ए कंट्री हियर। ये देश की बात हो रही है, एक नेशन की बात हो रही है। और किसी भी देश के लिए आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लोगे, द नेम ऑफ अ कंट्री के साथ क्या लेते हो? सिंगुलर वर्ब लेते हो। अगर द यूएस हो तो भी इज़ लोगे, द नीदरलैंड्स हो तो भी क्या लोगे? इज़ लोगे, द वेस्ट इंडीज़ हो तो भी क्या लोगे? इज़ लोगे, द फिलीपींस हो एस लगाओ तो भी इज़ लोगे। क्यों लोगे? चूँकि वो नाम ही है, नाम के साथ आप क्या लेते हो? इज़ लेते हो। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले पार्ट को देखो, इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ इंडिया से बात निकल के एक तो देश है, और यहाँ इंडिया का मतलब इंडियन टीम की बात हो रही है। इंडियन टीम का मतलब इंडिया के प्लेयर्स की बात हो रही है। जो प्लेयर्स खेल रहे हैं दे आर इन फॉर्म, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट मतलब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ऊपर वाले का मतलब वो इंडिया देश है, और ये क्या है? इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया इज़ और ऑस्ट्रेलिया आर दोनों सही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ कब बोलोगे? जब देश की बात करोगे। और ऑस्ट्रेलिया आर इन फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, सही है, ठीक है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। सुनो, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी शायद वीडियो में बताया होगा, द ज्यूरी इज़ और द ज्यूरी आर दोनों सही होते हैं। द कमिटी इज़, द कमिटी आर, द फैमिली इज़, द फैमिली आर। सिंगुलर भी ले सकते हो और प्लूरल भी। द टीम इज़, द टीम आर। लेकिन कब लोगे वो डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो। एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, और एग्जाम्पल देता हूँ इस तरह से। देखो, मैं कहूँ कि माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली। देखो लिव्स यहाँ पे कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब, राइट। और मैं दूसरे सेंटेंस में बोलूँ कि माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स। देखो दो, एक में फैमिली के साथ मैं सिंगुलर वर्ब ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला क्या है? सिंगुलर वर्ब, याद रखो।
जब किसी वर्ब में आप एस या एस लगाते हो वो कौन सी वर्ब कहलाते हैं? सिंगुलर वर्ब। और ये तो आप देखकर पहचान लोगे ये प्लूरल है, ठीक है। तो ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ? मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। फैमिली मीन्स जो कई मेंबर से मिलकर एक परिवार बना होता है। लेकिन नीचे वाले में फैमिली का मतलब मेंबर्स की बात हो रही है। द माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वो क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ जाते हैं, अर्ली राइजर्स हैं। अर्ली राइजर्स मतलब एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने फैमिली के साथ लिया। अब मैं कहूँ माई फैमिली इज़ इन दिल्ली, मतलब मेरा परिवार कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन माई फैमिली और अर्ली राइजर्स का मतलब क्या? अब मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, फैमिली की बात नहीं कर रहे। इसी तरह से ज्यूरी, द ज्यूरी इज़, ठीक है, द ज्यूरी इज़ गिविंग इट्स वर्डिक्ट। हु इज़ गिविंग? द ज्यूरी इज़ गिविंग। द ज्यूरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, इज़ गिविंग इट्स वर्डिक्ट्स, राइट। लेकिन मैं कहूँ द ज्यूरी आर, ज्यूरी आर कब बोलोगे? द ज्यूरी आर टू बी डिवाइडेड। देखो डिवाइड हो गए, अब कौन डिवाइड हो गए? जो उसके जजेस थे, ठीक है। तो द ज्यूरी आर कहोगे तो जजेस की बात करोगे, और द ज्यूरी इज मतलब एज ए ग्रुप, पूरी टीम की बात हो रही है। क्लियर? द कमिटी हैज़ बीन और कमिटी हैव बीन दोनों कर सकते हो। द कमिटी हैज़ गिवन इट्स ओपिनियन और द कमिटी हैव बीन डिवाइडेड। द कमिटी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। जब डिवाइडेड है तो मेंबर्स की बात हो रही है, तो हमने हैव लिया और देयर ले रहा हूँ। जब एक साथ हो तो क्या लोगे? हैज़ ले रहा हो और इसके साथ इट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने कहा, फिर अच्छे से इसको नोट कर लो कहीं पे, क्या कि जब फैमिली हो, टीम, ठीक है, द टीम इज़ प्लेइंग एज ए होल, में पूरी टीम कंसिडर किया। लेकिन द टीम हैव टेकन, सुनो यहाँ, द टीम हैव वर्न जर्सी, अपने अपने जर्सीज पहन लिए हैं। कौन टीम पहनती है? प्लेयर्स पहनते हैं, बात प्लेयर्स की हो रही, तो द टीम हैव कहेंगे, द टीम हैव वर्न, है ना, जर्सीज, ठीक है। तो प्लेयर्स की बात करोगे तो द टीम हैव लेंगे, और सिर्फ टीम की बात करो द टीम इज। क्लियर? तो इस तरह से जो है ना, आपको कई रूल सीखना होगा। जब ये सारे रूल सीख जाओगे तो यू विल फील कंफर्टेबल, ठीक है, यू विल फील एट ईज, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप तुरंत वो एरर डिटेक्ट कर सकते हो, ईज और आर। वरना क्वेश्चन जो होते हैं ट्विस्टेड होते हैं, थोड़ा बस समझना होता है। देखो एक दो एग्जाम्पल से और समझा दूँ। मैं कहूँगी I myself is going to market। मैं खुद ही कहाँ जा रहा हूँ? मार्केट जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो और बताओ क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या गलत है? I myself is going to market। अब ज़्यादातर बच्चों को तो रूल पता नहीं होता, पहले वो सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इट डजेंट साउंड गुड, पढ़ने में सही नहीं लग रहा है इसलिए गलत है, ऐसे है ना, या फिर ये पढ़ने में सही लग रहा है। तो देखो ये ज़्यादातर बच्चों को ये सही सेंटेंस लगता है कि आई माई सेल्फ इज़ गोइंग टू मार्केट। बट आपको क्या याद रखना है, चूँकि आप अच्छे से सीख चुके हो सब्जेक्ट और वर्ब, कि सब्जेक्ट अपने वर्ब से एग्री हो रहा है या डिसएग्री हो रहा है। तो हियर द सब्जेक्ट इज़ आई, और आई के साथ हम कभी इसका यूज़ नहीं करते। आई के लिए यहाँ क्या लेते हैं? एम, ठीक है। तो आप इस तरह बोलोगे आई माई सेल्फ एम गोइंग टू मार्केट। अब देखो इस तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आई माई सेल्फ एम, इट लुक्स ऑकवर्ड ना, पर यही सही है, ठीक है। आपको दिक्कत क्यों आई? सिर्फ माई सेल्फ की वजह से। अगर माई सेल्फ हटा दूँ तो आप क्या बोलते? आई इज बोलते नहीं ना, आप यही बोलते आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन जब बीच में मैंने माई सेल्फ डाल दिया, माई सेल्फ क्यों यहाँ पे रखा बताओ, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो बस सिर्फ इस सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए। इसे कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जब कोई किसी चीज़ पर जोर देते हो तो आप सब्जेक्ट की बात देते हो। तो मैं आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, शी हर सेल्फ डिड द वर्क, राइट। आई माई सेल्फ एम अ टीचर, मैं खुद ही एक टीचर हूँ, तो आई जब मैं बोल रहा हूँ तो एम ले रहा हूँ। आई माई सेल्फ एम अ टीचर। यू योर सेल्फ आर ए स्टूडेंट, आर क्यों ले रहे हो? चूँकि यू की बात हो रही है। शी हर सेल्फ इज अ स्टूडेंट, he himself is, they themselves are। Now the point is clear। तो the verb should be taken according to the subject, okay। और इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका, यहाँ पे सिर्फ ये एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई माई सेल्फ एम गोइंग टू मार्केट। आप ऐसे ही बोल सकते थे आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन जब उसके साथ जोरदार असरदार कर रहे हो तो उसमें क्या लगा दो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगाओ, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं कहूँ इट इज आई हु इज वर्किंग हार्ड, तो आपकी नज़र सिर्फ कहाँ पे हो बताओ, सब्जेक्ट पे, एंड द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हियर द सब्जेक्ट इज आई, इट इज आई हु इज वर्किंग, वर्किंग का काम कौन कर रहा है, आई इज द सब्जेक्ट, एंड आई के साथ हम क्या लेते हैं, एम। So the right answer is, it is I who am working, it is you who are working, it is she who is working, it is they, ये लोग हैं who are working। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि मी क्यों नहीं कह रहे हो आप, इट इज आई क्यों बोल रहे हो, हाँ? तो मी देखो, मी होता है ऑब्जेक्ट और आई क्या होता है, सब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ ना। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, डूअर, करने वाला, करता। आप पढ़ रहे हो तो आप क्या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मी इज टीचिंग, या मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग यू। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आई रखा हूँ, क्यों आई रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग करने वाला कौन है, आई है, सब्जेक्ट है। तो मी इज़ वर्किंग नहीं बोलते, आई बोलते हैं। और जब आई यूज़ करें तो क्या लेंगे, एम। इट इज़ आई हु एम वर्किंग। बात समझ में आई। ध्यान इस पर रखना है कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। रवि, देखो देखो आई इस सेंटेंस को देखो, मस्ट हैव अ ट्राई। आप कोशिश करो। आई रवि इज वेरी ऑनेस्ट, क्या ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे देखो दो बंदे नहीं हैं, अगर दो बंदे होते, आई और रवि दो होते हैं, तो बीच में एक सब्जेक्ट होता, राइट। ये बीच में क्या होता, एंड होता, दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कॉमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है वो कौन है, रवि है। रवि अपनी बात कर रहा है कि मैं रवि, आई रवि। और जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई टेक्स एम। वंस अगेन यहाँ पे देखो गलती है, तो क्या बोलेंगे, आई रवि, मैं कौन हूँ, रवि, और मैं कैसा हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। तो क्या बोलोगे, आई कॉमा रवि एम ऑनेस्ट। मैं कहूँ यू कॉमा श्याम, आप हो, आप कौन हो, आप श्याम हो, तो बात तो यू की हो रही है ना। यू कॉमा श्याम आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं कहूँ शी, और शी के बाद कॉमा करके शी का नाम रख दूँ, श्वेता, फिर उसके बाद को इज़ वेरी ऑनेस्ट। देखते हो ना, जब भी कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब शपथ लेते हैं, व्हेनेवर दे टेक एन ओथ, तो लोथ, हाँ ना, ओथ लेने से पहले क्या होता है, एक सब्जेक्ट रखा जाता है आई के बाद फिर अपना नाम बताते हैं, फिर उसके बाद उसी के अनुसार हम वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो एक बोलने का ये अंदाज होता है ऐसा, ठीक है ना। आई रवि एम वेरी ऑनेस्ट। आई के साथ बताओ हम क्या एम लेते हैं या इज लेते हैं। आई के साथ तो एम हमेशा लेते हैं, तो आई के साथ इज कब लेंगे ये बताओ। क्या आपने कभी सोचा कि आई के साथ इज भी आता है। यू के साथ तो आर आप जानते हो, पर यू के साथ आप इज भी ले सकते हो, ये कब लोगे। तो देखो कैसे लेंगे बताऊँ। मैं कहूँ आई इज ऑलवेज written in the कैपिटल लेटर। क्या देखो तो ये सेंटेंस सही है। आई को हमेशा लिखा जाता है कौन से लेटर में, मतलब कौन से अक्षर में, हमेशा कैपिटल में। आई को स्मॉल में लिखते हैं। तो यहाँ आई का मतलब क्या बताओ। यहाँ आई का मतलब मैं नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बोले आई एम टीचिंग, लेकिन अगर इसका ट्रांसलेट हिंदी में भी करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आई का मतलब मैं नहीं कहना है। अब कुछ प्रोनाउंस होते हैं ना, आई, फिर होते हैं यू, ही, शी, दे। आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता है ना। यू क्या है, और बाकी जो है क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, और कोई तीसरा बंदा जो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, राइट। तो मैं कहूँ यू इज़ द सेकंड पर्सन, यू को क्या कहा जाता है, सेकंड पर्सन। तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में, यू इज़, देखो यू के साथ मैं इज़ ले रहा हूँ, यू इज़ द सेकंड पर्सन, आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, आई इज़, इसका हिंदी मतलब क्या हो कि आई फर्स्ट पर्सन होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई का मतलब जब मैं कहोगे तो आई एम कहना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, यू इज़ द सेकंड पर्सन, ही शी इज़ द थर्ड पर्सन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं जो आप सीख रहे हो। एक लास्ट रूल सिखा दूँ, उसके बाद फिर है ना आप रिवाइज करोगे। देखो एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई विश, और दूसरा वर्ड क्या है, एज इफ, तीसरा क्या, एज दो। देखो कौन कौन से वर्ड है, आई विश, एज इफ और एज दो, THOU है ना, THOUG, राइट। तीन है, इसे याद रखो। इनके बाद जब भी लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं, वर का यूज़ करते हैं, और कोई एक नाउन रख दो या प्रोनाउन रख दो। मतलब यहाँ पे आपको पास्ट लेना है, ठीक है। अगर कैन हो तो उसको कुड कर दोगे, मे हो तो माइट कर दो, लेकिन कब करोगे, जब सेंटेंस में क्या आई विश हो या एज इफ हो या एज दो हो। ये कब यूज़ करते हैं, जब हम सुनो यहाँ अनरियल बातें कर रहे हो। कौन से अनरियल बात, वेन एवर यू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ऐसे मैं लिख दूँ, अनरियल, ठीक है, टू एक्सप्रेस अनरियल, या फिर लिख लो अनफुलफिल्ड, ऐसे लिख लो अनफुलफिल्ड, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर। ओके, वेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिज़ायर, वैसे डिज़ायर जो आप उसको फुलफिल ना हो, तो फिर उसके साथ क्या होता है, विश, काश ऐसा होता, मतलब वो नहीं हुआ। आई विश या एज इफ या एज दो, इसका सब्जेक्ट को क्या रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये रूल बने बनाए रूल्स हैं, आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है। अब देखो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, आई विश दैट काश मैं एक राजा होता। इसका मतलब मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं होता, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आपकी ज़ुबान पे जो पहला वर्ड आएगा वो आई एम है ना। तो लेकिन इस केस में आई एम नहीं यूज़ करेंगे। फिर आप देखोगे पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट में वाज भी तो होता है, पर ये भी नहीं लेना, ठीक है। आप लोगे क्या, वर, आई के साथ वर लेना है, लेकिन कब लेना है, जब बातें अनरियल हो, अनफुलफिल्ड हो, ठीक है। काश में एक राजा होता, अगर मैं खुद राजा हूँ तो आई के साथ तो एम और वाज आता ही है। नहीं हूँ, अनरियल बात हो रही है, तो यहाँ भी आई के साथ वर लेना, वर नहीं होता आई के साथ। ये बात कब हो रही है, जब ये अनरियल है, ठीक है। मैं कहूँ काश महात्मा गांधी जिंदा होते, इसका मतलब वो जिंदा अब नहीं है। कैसे बोलोगे, आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव, आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव, ठीक है। आई विश आई वर अ बर्ड, या फिर इसे भी यूज़ कर सकते हो, यू आर टॉकिंग एज इफ आई वर योर सर्वेंट, तुम ऐसी मुझसे बातें कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, ऐसे बोलते हो ना। तो आई वर योर सर्वेंट, मैं बोलूँगी ही स्पीक्स एज दो, वो तो ऐसे बोलते हैं मानो कि, एज दो ही स्पीक्स एज दो ही वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, वो तो ऐसा बोलता है जैसे वो अमीर घराने में जन्म हुआ। इसका मतलब वो नहीं हुआ, समझ गए। अब मैं कहूँ कि आई विश आई डैश टू विंग्स, काश मेरे पास दो पंख होते। इसका मतलब हमारे पास पंख नहीं है और होते, हम ऐसा ये करें, काश ऐसा होता, तो क्या लोगे, आई विश। अब देखो मैं कहूँ आई हैव ए कार, मेरे पास कार है,
तो मैं कह रहा हूँ होते, मतलब वो चीज़ नहीं है, तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या लेंगे, पास्ट हैड। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, आई विश आई हैड 2 विंग्स, काश 2 पंख होते, इसका मतलब नहीं है। चलो बात समझ में आ गई। तो सिंपल से एक रूल है, मैं ब्रीफ में समझा दिया हूँ कि जब आई विश, एज इफ, एज दो के बाद सब्जेक्ट आए तो उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी, वर लेना है, या फिर वर्ब के पास्ट फॉर्म में कोई सा भी। कैन हो तो उसका पास्ट कोड ले लोगे, शैल हो तो शुड कर दोगे, विल हो तो वुड कर दोगे, मे हो तो माइट कर दोगे, अगर डू नॉट हो तो क्या कर दोगे आप, डिड नॉट कर दोगे। इसी तरह डज नॉट हो तो भी डिड नॉट करोगे, हैज़ हो तो क्या करोगे, हैड कर दोगे, हैव है तो भी हैड, सारे को पास्ट फॉर्म में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सारी बातें कैसे हो रही, अनरियल हो रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख रहे होगे, वॉच कर रहे होगे, पॉइंट्स को नोट कर रहे होगे, समझ रहे होगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप सीख गए होगे, और भी आगे वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।